जय भीम साथियों, और आप सबको अम्बेडकर जयंती की बधाई और अम्बेडकर साहब को नमन। आज हम आपके साथ एक अम्बेडकर साहब का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, और वो लेक्चर 1943 में जब वो लेबर मेंबर थे वायसराय काउंसिल में, उस समय इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का एनुअल मीट हुआ था, और जिसका वैलिडिक्टरी स्पीच डॉक्टर अम्बेडकर का है, उस लेक्चर पे ही चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और बातें कि बाबा साहब अम्बेडकर वो मूर्तियों से ज़्यादा किताबों में है, और उनको पढ़े जाने की ज़रूरत है, जपने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान सभा के सामने जब संविधान की कॉपी जब दे रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने में कोई कोताही न बरतें, उनको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, लेकिन भक्ति ना करें, क्योंकि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में हर समय तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। तो ये बात उन्होंने कही थी, इसलिए बाबा साहब को पढ़ने की इस समय तो और ज़्यादा ज़रूरत है। जो लेक्चर पे चर्चा करने से पहले मुझे लगा कि कुछ और बातें आपसे शेयर करूं, साझा करूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किसानों को लेकर और मजदूरों को लेकर क्या कहा था। त्रासदी ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ रिजर्वेशन, दलित आंदोलन, दलित नायक, दलित लीडर और संविधान बनाने तक सीमित कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलिंगुअल, एक कॉस्मोपॉलिटन इंटेलेक्चुअल हैं वो, और उनके साथ ये जाती है कि उनको बार बार पढ़े जाने की ज़रूरत है। अगर उनकी राइटिंग को उठाकर देखेंगे तो किसानों और मज़दूरों के बारे में तमाम उनके राइटिंग्स एंड स्पीचेस सब उसमें भरे पड़े हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि उनको और ज़्यादा पढ़े जाने की ज़रूरत है कि अब तक इस कॉस्मोपॉलिटन इंटेलेक्चुअल के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। बहरहाल, एक दो इंस्टांस मैं आपके सामने पेश करता हूं कि 19 जनवरी 1938 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक महाराष्ट्र में एक किसानों का एक बड़ा आंदोलन लीड किया था। हज़ारों की संख्या में महाराष्ट्र के विभिन्न ज़िलों से किसान आए थे, और वो आंदोलन करके वो मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे सेंट्रल हॉल की तरफ। और उन्होंने जो नारा लग रहा था, वो नारा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किसान नारा लगा रहे थे, खोती सिस्टम मुर्दाबाद, खोती सिस्टम मुर्दाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर के बिल का समर्थन करो। ये नारा लगाते हुए लोग जा रहे थे। पुलिस ने बीच में रोका और सिर्फ 20 लोगों को अंदर जाने के लिए उन्होंने इजाज़त दी। जो इम्पोर्टेंट जो मांग है, जो लोग गए जब सीएम से मिले, उस समय सीएम थे, उनका नाम था परुलेकर एससी जोशी। जब सीएम से उस समय प्रीमियर कहा जाता था उनको, उनसे जब मिले तो उन्होंने कई मांगे रखी। जो प्रमुख मांगे आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, उसको मिनिमम जो वेज है वो इंश्योर किया जाए। जो सभी एरियर जो रेंट है, लगान है, वो लगान को माफ़ किया जाए। खोती सिस्टम आप जानते होंगे, इतिहास के छात्र होंगे तो जानते होंगे। ईमानदार और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक कानून लाया जाए, एक बिल लाया जाए, इसको समाप्त किया जाए। जो इरिगेशन टैक्स है उसमें 50% की छूट दी जाए। ये 4 इम्पॉर्टेंट उनकी मांग थी, और मुख्यमंत्री ने, उसमें प्रीमियर ने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय जो कंसर्न मिनिस्ट्री है अपने हिसाब से इस समस्याओं का समाधान करेगी। तो ये समझे जाने की बात है। यहाँ सिर्फ अछूत दलित आंदोलन की बात नहीं हो रही है। और जब वो मुंबई विधानसभा में थे तो इस तरह के कई मुद्दों उन्होंने उठाया है। इस समय जाहिर है कि डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, और यहाँ जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनके साथ भी उनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं थे, उसकी भी चर्चा करूँगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, 1938 की बात कर रहा हूँ, कि दुनिया 2 वर्ग में बटी हुई है, पूंजीपति और सर्वहारा, द कैपिटलिस्ट एंड द प्रोलेटेरियट, रिच एंड पुअर। और मिडिल क्लास जो है वो बहुत छोटा है। इसलिए किसान और मजदूर को, द पेजेंट एंड द वर्कर, दे मस्ट कम टुगेदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। सबको साथ आना चाहिए और एक ज्वाइंट फ्रंट, एक साझा मोर्चा बनाना चाहिए, और वैसे लोगों को विधानसभाओं में भेजना चाहिए जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके। तभी जाकर मजदूरों और किसानों की, वर्किंग क्लास एंड द पेजेंट्री, इनकी मुक्ति संभव है। ये 1938 में ये बात कह रहे थे।
तो जो कम्युनिस्ट लीडर के साथ उनके जो कन्फ्रंटेशन थे आइडियाज़ को लेकर, वो कहते हैं कि बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि भारत के सारे वामपंथी, सारे कम्युनिस्ट मिलकर जितनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, उससे ज़्यादा किताब हमने पढ़ा है, उससे ज़्यादा किताब हमने पढ़ा। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है। वो ये भी कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट है भारत के, वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको समझना नहीं चाहते हैं। अब ग्राउंड रियलिटीज़ कल्चर का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, अनटचेबिलिटी का हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि 1938 में ही 12-13 फरवरी को द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, GIP जिसको कहते हैं, उसके अनटचेबल वर्कर्स का कॉन्फ्रेंस था, जिसमें ये चेयरमैन अध्यक्षता जिसकी कर रहे थे। और सोचिए कि अनटचेबल का कामगार का अलग यूनियन था, इसका मतलब कामगारों में भी जाति का प्रश्न था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज़ को ये नहीं समझते हैं, और जितना वो पढ़े उनसे ज़्यादा मैंने कम्युनिज्म के बारे में दुनिया भर में पढ़ा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि द ट्रेड यूनियन मस्ट एंटर इन पॉलिटिक्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कि ट्रेड यूनियन को एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तभी उनके हितों की रक्षा हो सकती है। अब जब वो 1942 में जब लेबर मेंबर बनते हैं वाइस काउंसिल के, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी फॉर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ने उनको चाय पार्टी पे बुलाया था। तो चाय पार्टी में 10 मई 1943 को, 10 मई 1943 को ये कार्यक्रम हुआ था। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंबेडकर साहब क्या कर रहे हैं लेबर मूवमेंट के बारे में। उस पूरे चर्चा में उन्होंने ब्रिटेन के लेबर मूवमेंट की चर्चा की, और उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ के लेबर मूवमेंट ने मूवमेंट करके और ऑर्गेनाइज होके जो पावरफुल टोरीज थे, टोरियों से सत्ता उन्होंने कैसे छीना, पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया। ये बताया कि भारत के श्रमिकों को, भारत के लेबर मूवमेंट को ब्रिटेन के लेबर मूवमेंट से उस समय सीख लेना चाहिए। उदाहरण सामने है कि ब्रिटिश लेबर पार्टी की तर्ज पे, उसी के हिसाब से भारत के जो श्रमिक हैं, जो लेबर पार्टी हैं, जो उनके नेता हैं, उनको एक यूनाइटेड मोर्चा बनाना चाहिए। और लेकिन एक बात और वो कहते हैं कि याद रखा जाना चाहिए कि जब भी स्वराज मिले तो वो मजदूरों के हाथ में जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पावर जो है, वो स्वराज कुड बी इन हैंड्स ऑफ द लेबर, कि उनके हाथ में होना चाहिए। तो ये बात है, ये समझे जाने की ज़रूरत है कि वो वर्किंग क्लास मूवमेंट को कितना इम्पोर्टेंस देते थे। अब 1953 का एक वाक्य है, वो भी जानना जरूरी है, कि जो समझते हैं कि अंबेडकर सिर्फ कास्ट पर लिख रहे थे या बोल रहे थे, वो जानना जरूरी। जब आज़ाद भारत है, जवाहरलाल नेहरू के मिनिस्ट्री से वो रिजाइन कर चुके थे, और मुंबई में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया था। उसमें 27 मई 1953 का यह तारीख है। उसमें बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो हाईलाइट किया था वो बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब तक जाति और वर्ग विहीन, कास्ट एंड क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनता है भारत में, तब तक जो है भारत में कोई प्रगति नहीं हो सकती। 1940 कास्ट एंड क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना की वो बात कर रहे थे। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए साझा की कि एक लंबा पीरियड देखिए, मैंने 1938 से लेके और 53 15 वर्षों का मैंने एग्जाम्पल दिया है, और 15 वर्षों में उनके आइडियाज़ में, वो प्रेजेंट को लेकर और वर्किंग क्लास को लेकर एक आइडियाज़ में एक कॉन्टिन्यूटी है, कि वो समझते हैं कि भारत में अगर वाकई क्रांति आनी है तो श्रमिकों को और मजदूरों को साथ आना पड़ेगा। बहरहाल उस लेक्चर की जो मैं बात कर रहा था, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, वो 8 to 17 सितंबर 1948 में उनका वर्कशॉप था, जिसमें वैलिडिक्टरी स्पीच डॉक्टर अंबेडकर का है। सो इस पूरे अगर स्पीच को आप देखेंगे तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो है कि संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों फेल हुआ, और दूसरा जो वर्किंग क्लास है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रही, इसकी समीक्षा, इसका एनालिसिस है। तो इसको आप देखेंगे, इसको कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, और इस समय ध्यान रखिएगा कि वो लेबर मेंबर हैं वाइसराय काउंसिल के, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं
कि यह व्यवस्था आसानी से नहीं आई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक लंबा, एक ब्लडी रेवोल्यूशन, एक बैटल, संघर्ष, स्ट्रगल के थ्रू ये प्राप्त किया गया है। और जब ये शासन आया था, जब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आया था, तो ये महसूस किया गया था, लोगों ने ये माना था कि इसके आने के बाद ये सबसे सर्वश्रेष्ठ, सुपीरियर सिस्टम है और एक ऐसा गोल्डन पीरियड लाएगा लोगों के जीवन में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति है जो है, एवरी इंडिविजुअल, उसको फ्रीडम, प्रॉपर्टी और हैप्पीनेस, खुशहाली सबके जीवन में ये लाएगा। कि ये था, ये विजन था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाने का। और कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसमें ये सारे जो सिम्टम्स है, जो सारे जो एलिमेंट्स है, ये सब कुछ होते हैं उसमें। लेकिन इसके बावजूद पूरे दुनिया भर में 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, 1943 में, और दुनिया भर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक क्राइसिस में था, वो डिक्लाइन हो रहा था। तानाशाह जर्मनी में आप देख रहे हैं और तमाम सब चल रहा था। तो ये बड़ा उनका जो बिगिनिंग पॉइंट है कि वो कहते हैं कि सिर्फ तानाशाही के खिलाफ, अगर तानाशाही के खिलाफ विद्रोह होता तो कोई बात नहीं, वैसे देश में भी ये रिवोल्ट हो रहा है जिसमें संसदीय डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था, इसलिए एक खास तरह से बेचैनी है। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर के जो लेक्चर है उसका जो है बिगिनिंग पॉइंट है। वो कहते हैं इस लेक्चर में कि यह जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति और खुशहाली के अधिकार के आश्वासन के प्रति असफल रहा है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड इन एवरी रिस्पेक्ट। कहते हैं क्यों फेल हुआ? तो कहते हैं कि इसमें दो पॉइंट हैं, वन इज आइडियोलॉजी एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन, विचारधारा और संगठन। कहते हैं कि दोनों भी हो अलग अलग भी हो सकता है और दोनों साथ भी हो सकता है इसके फेल होने के लिए। तो सबसे पहले इसके फेलियर में वो बात करते हैं आइडियोलॉजी की, कि आइडियोलॉजी क्या है। कई पॉइंट्स हैं उसमें, संक्षेप में सारी बातों को रखूंगा। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो ख़त्म करने वाली चीज़ है वो है करार की स्वतंत्रता का विचार, है ना, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो वोटर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने लीडर से। कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, जो आर्थिक विषमता है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और कभी ये बात सोचा नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, दी रूलर एंड द रूल, दी वोटर एंड द लीडर, जो करार होता है, उस करार का क्या होगा अगर दोनों पार्टी अनइक्वल है। अगर गरीब और अमीर में अगर करार हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों अनइक्वल है, तो वो करार मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग। दूसरा जो वो पॉइंट कह रहे हैं कि कभी इस बात की परवाह नहीं की गई कि एक बार जब नेता बन जाएंगे, जब सरकार बनेगी, तो वो जनता के लिए क्या बात करेगा। कहते हैं कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने जो पावरफुल लोग है उसको ये अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी, वो कमज़ोर को हमेशा धोखा दे सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमज़ोर को हमेशा धोखा दे सकता है। परिणाम यह हुआ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लोकशाही के, डेमोक्रेसी के जो सारे अच्छे गुण हैं, उसके सिम्टम्स होते हुए भी, उसके अवयव होते हुए भी, यह वंचितों के लिए आर्थिक विषमता को और ज़्यादा बढ़ाया है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, इक्वालिटी, इगैलिटेरियनिज्म, स्वतंत्रता, लेकिन आज भी भारत में 40% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। कहते हैं आर्थिक विषमता को बढ़ाया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र है। कि जब सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगा, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होने का कोई मतलब नहीं, वो फेल हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं कि कहते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है, जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मजबूत होगा। ये स्टेटमेंट डॉक्टर अंबेडकर के आज के संदर्भ में भी ये देखे जाने की ज़रूरत है, ये समझे जाने की ज़रूरत है, तभी हम उनको ठीक से समझ पाएंगे। कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने जो फ्रीडम है, फ्रीडम के आइडिया को वो बहुत प्रचार किया है ना, उसका विकास किया कि सब लोग फ्री हैं, मजदूर भी फ्री है, रिक्शा चलाते हैं वो भी फ्री है, किसान भी फ्री है, सब फ्री है।
तो फ्रीडम का उन्होंने आइडिया ऑफ फ्रीडम का बहुत प्रचार किया, लेकिन इक्वलिटी के प्रति बहुत ही निगेटिव एटीट्यूड अपनाया। इक्वलिटी की बात नहीं करता है कि इक्वलिटी के बारे में उन्होंने बहुत ही निगेटिव एटीट्यूड अपनाया, और कभी बैलेंस बनाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। इक्वलिटी और फ्रीडम में कभी बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की। इसका रिजल्ट यह हुआ कि फ्रीडम ने इक्वलिटी को निगल लिया, उसको खा लिया, और असमानता को, इनइक्वालिटी को पनप देने दिया। ये चौथा पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर के लेक्चर का। दूसरा जो कहते हैं कि ये तो आइडियोलॉजी की बात है, दूसरा वो कहते हैं ये तो आइडियोलॉजी की बात है, दूसरा कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आइडियोलॉजी से ज़्यादा जो है वो जिम्मेदार है, वो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। पहला पॉइंट कहते हैं कि सभी राजनीतिक समाज, पॉलिटिकल सोसाइटी, दो पार्ट में बटा होता है। एक द रूलर्स एंड द रूल्ड, द शासक और शासित। शासक वर्ग, द रूलर, हर समय रूलर होता है, और जो शासित वर्ग है, जो रूल्ड है, वो कभी शासक नहीं बन सकता है। सब कुछ है कि आप पीएम बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, थ्योरी में सब बराबर, सब लोग बन सकता है, जो भारत का नागरिक है सब बन सकता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिस में संभव है? ये प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं, ये बात कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो कह रहे हैं कि लोग सरकार की स्थापना तो करते हैं, लेकिन एक बार इलेक्शन हुआ, सरकार बना दी, लेकिन सरकार को अपने ऊपर शासन करने के लिए मुक्त छोड़ देते हैं, एकदम सांड की तरह छोड़ देते हैं, जो मर्जी या करो, उससे सवाल नहीं पूछते हैं। और ये भूल जाते हैं लोग, जब एक बार सरकार बन जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि ये सरकार जिसको उन्होंने बनाया है, यह उनकी सरकार नहीं है। आज की डेमोक्रेसी पे भी ये लागू होता है। इसलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी ऐसी सरकार नहीं बन पाई जो लोगों की हो अथवा लोगों द्वारा हो। वोट तो हम देते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने किसके लिए काम कर रही है, ये कह रहे हैं वो। और यही कारण है कि यह सरकार कभी लोगों के लिए नहीं बनी। अंत में वो कह रहे हैं इस संगठन के बारे में कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पॉपुलर गवर्नमेंट है ना, लोकप्रिय सरकार का सारा ताना बाना होता है, सारे एलिमेंट्स वहाँ पे होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन वास्तव में यह एक डायनेस्टिक रूलर का, डायनेस्टिक जो प्रजा है उसके ऊपर सरकार है। नेता का बेटा ही नेता हो। डायनेस्टिक रूलर का, डायनेस्टिक जो प्रजा है, जो वंशानुगत प्रजा है, उसके ऊपर शासन है। और यही जो है राजनीतिक जीवन का सबसे बैड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे अनिष्टकारी, सबसे हानिकारक ये बात है, जिसने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको फेल कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये दो पॉइंट वो कह रहे हैं। लेकिन इस कहते हैं कि भाई इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी भी तलाश करने की कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। दो तीन पॉइंट उसमें भी बताते हैं। कहते हैं कि ये जो गरीब, मजदूर और दलित वर्ग हैं, यही वो वर्ग है जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अब क्यों? पहला पॉइंट कहते हैं इन वर्गों ने मानव जीवन में, लाइफ में, आर्थिक तत्व के प्रभाव के प्रति निकट उदासीनता दिखलाई, कि इकोनॉमिक कंडीशन को लेके बहुत ही इग्नोरेंट रहा है, खाया कमाया सो गया, इग्नोरेंट रहा है अपने इकोनॉमिक लिबर्टी को लेकर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क्स को कोट करते हुए कहते हैं, कार्ल मार्क्स को, कि मार्क्स के विरुद्ध कही जाने वाली बात कि मनुष्य रोटी के लिए जिंदा नहीं रहता, अनफॉर्चुनेटली इट इज राइट, कहते हैं कि ये सही है। कहते हैं मार्क्स ने दुनिया के इतिहास की व्याख्या की, और ये सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं की, ये सिद्धांत के लिए नहीं की, बल्कि श्रमिकों को दिशा दिखाने के लिए किया था। ये सिर्फ डिस्कशन और सेमिनार के लिए नहीं था, वो इकोनॉमिक लिबर्टी के लिए था। जो आर्थ इतिहास की जो इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो सिर्फ सेमिनार के लिए नहीं था, दुनिया बदलने के लिए था। लेकिन मजदूर जो है अपने आर्थिक हितों को महत्व नहीं देते हैं। जो तीसरा पॉइंट वो कह रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास, ये हर समय जो
लिटरेचर है उससे अवगत होने में फेल हुआ है, जो उनके मुक्ति का लिटरेचर है उसको पढ़ने समझने में फेल हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि वर्किंग क्लास के हर आदमी को, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कम्युनिस्ट भी सुने और दलित हैं वो भी सुने और तमाम लोग सुने, कहते हैं कि वर्किंग क्लास के हर आदमी को अपनी स्थिति जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पोप लियो के 13 के इंसाइक्लिकल के विचारों और जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता, लिबर्टी के आइडियाज़ को जरूर पढ़ना चाहिए। ये अंबेडकर कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन नहीं, जो श्रमिक वर्ग है इन बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो ज़्यादातर जो प्राचीन सम्राटों राजा रानी की कहानी है उसको पढ़ने और देखने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। रामायण महाभारत कथा कहानी पुराण सब देखिए, लेकिन इन किताबों को पढ़ने की बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। और प्रॉब्लम भी बता रहे हैं कि वर्किंग क्लास क्या दिक्कत है, वो प्राचीन कहानियाँ ज़्यादा पढ़ता है। राजा महाराजा की कथा कहानी सुनने में उसको ज़्यादा आनंद आता है ना, भक्ति जाके करेगा। जो चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कहते हैं कि श्रमिक वर्ग ने, वर्किंग क्लास ने, दलित और किसान और मजदूर सब की बात कर रहे हैं, कभी भी सरकार में अपना वर्चस्व, सरकार में अपना एक कंट्रोल स्थापित करने की इच्छा नहीं है, उनसे कोई डिज़ायर नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं कि सरकार हमारी होनी चाहिए। और कभी भी इस बात की वो ज़रूरत नहीं समझते कि उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार पे उनका नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। दिस इज व्हाट अंबेडकर सेड इन 1943 व्हेन ही वाज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय, कि उसमें कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन कहते हैं कि सरकार में तो उनकी दिलचस्पी ही नहीं रहती, सरकार क्या एजेंडा ला रहा है, क्या कर रहा है, उसकी दिलचस्पी नजर नहीं। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर इसको कंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि यही बात, जो फोर्थ पॉइंट कही उन्होंने, यही बात सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी वजह से पूरे मानवीय जीवन में पूरा उथल पुथल हुआ है और हो सकता है सरकार को लेकर, सरकार के नेचर को लेकर। अब इसमें वो ट्रेड यूनियन के रोल पे भी बात करते हैं, और ट्रेड यूनियन के बारे में वो कहते हैं, इंटरेस्टिंग है और वाकई आज भी वो सही साबित होता है। कहते हैं कि मैं मजदूर संघों का, ट्रेड यूनियन का विरोधी नहीं हूँ, उनसे बहुत ही यूजफुल होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मान लेना कि जो मजदूर संघ है, जो ट्रेड यूनियन है, वही सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, खत्म कर देगा, ये गलत है। वो रामबाण नहीं, सारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है कितना भी पावरफुल क्यों न हो, फिर भी वो इतने पावरफुल कभी नहीं रहते हैं कि वो पूंजीवादियों को पूंजीवाद सही तरीके से चलाने के लिए बाध्य कर सके। कि पूंजीवाद ही चलाना हो तो पूंजीपति सही तरीके से कैपिटलिज्म को चलाए, उसको भी वो बाध्य करने के लिए इतना पावरफुल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हैं कि मजदूर संघ, जो ट्रेड यूनियन है, तभी प्रभावी होंगे जब उनके पीछे मजदूरों की सरकार हो, विश्वसनीय सरकार हो, वर्किंग क्लास की सरकार हो। श्रमिकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे सरकार पर नियंत्रण करना अपना लक्ष्य बनाएं। हाउ टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, दैट शुड बी एजेंडा ऑफ द वर्किंग क्लास। कि जब तक ये एजेंडा नहीं होगा तब तक जो ट्रेड यूनियन है बहुत कम लाभ पहुंचा सकते हैं और मजदूर संघ नेताओं के बीच अनवरत तकरार का स्रोत बने रहेंगे, लगातार लड़ाई होती रहेगी। तीसरा, चौथा जो इनका थीम है लेक्चर का, जो मैंने बनाया है पूरे लेक्चर को पढ़कर, वो है श्रमिक वर्ग और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। आजकल राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद बहुत चर्चा में। तो कहते हैं मजदूर वर्ग को कि ये लोग राष्ट्रीयता के अपील से, नेशनलिज्म का जो अपील होता है उससे ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, प्रत्येक दशा में कंगाल है, प्रत्येक दशा में कंगाल है और उसके पास देने के लिए नाम मात्र का ही धन है, बहुत ही कम है उसके पास देने के लिए। फिर भी
वो सो कॉल्ड जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रीयता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, इसके कर देते हैं। उन्हें यह भी चिंता नहीं रहती, श्रमिकों को, वर्किंग क्लास को यह भी चिंता नहीं रहती कि जिस नेशनलिज्म के लिए वो अपनी कुर्बानी, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो राष्ट्रीयता स्थापित होने के बाद उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करेगी कि नहीं करेगी, ये भी नहीं समझते, नहीं भी कर सकते। भारत का पूरा ये नेशनल मूवमेंट से बाहर निकले थे तुरंत भारत, नया संविधान बना था, सॉरी ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय, और उस समय राष्ट्रवाद जोरों पे था। तो इस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं कि उनको ये भी ख्याल नहीं रहता कि जिस राष्ट्रवाद के लिए वो मरे जा रहे हैं, क्या राष्ट्रवाद, वो नेशनलिज्म इनके सामाजिक आर्थिक हितों का ख्याल रखेगी। वो कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद जो श्रमिकों के, लेबर के बलिदान से जो पोषित हुआ है, जो डेवलप हुआ है, अपने सत्ताधारी स्वामियों के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग का शत्रु बन जाता है। कि राष्ट्र ये मजदूर बनाते हैं, लेकिन एक बार राष्ट्र बनने के बाद जब उसके लीडर्स पावर में आते हैं तो वही जो है इस वर्किंग क्लास का एनिमी बन जाता है। दिस इज व्हाट अम्बेडकर सेड इन 1943। सो अम्बेडकर साहब ने इस व्यवस्था को शोषण की सबसे खराब स्थिति मानते हुए कहा कि श्रमिकों ने स्वयं ही इसको अपने ऊपर लाद लिया है, अधिरोपित कर लिया, इम्पोज कर लिया है, पूरा राष्ट्र और तमाम सब कुछ इम्पोज कर लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर खाली ये व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने सॉल्यूशन भी सुझाया इस लेक्चर में कि सॉल्यूशन क्या करें, व्हाट इज टू बी डन, ये क्या करें। तो पहला सॉल्यूशन होता है कि मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन की स्थापना मात्र को भारत के श्रमिकों के अंतिम उद्देश्य और प्रायोजन की दृष्टि से नकारा जाए। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर ट्रेड यूनियन बन गया है, पावरफुल हो गया है, तो उससे सारी मजदूरों की सारी समस्याओं का समाधान होगा, नंबर 1। नंबर 2, यह घोषणा करनी चाहिए, द वर्किंग क्लास मस्ट डिक्लेयर दैट कि दे हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको सरकार बनाना है, और उसको फुलफिल करने के लिए एक लेबर पार्टी बननी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद पार्टी बनाया था, लेबर पार्टी बननी चाहिए। तीसरा, श्रमिक वर्ग को, लोगों को सांप्रदायिक और पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों से अलग रहना चाहिए, कम्युनल और कैपिटलिस्ट फोर्सेस से अलग रहना चाहिए। दे मस्ट रेनाउंस इट, डिस्कार्ड इट। वो अपने आप को, लेबर जो मूवमेंट है, उसको आपको अपने आप को नेशनलिज्म के बड़े बड़े स्लोगन से धोखा खाने से बचना चाहिए, उसको बचना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो कह रहे हैं वर्किंग क्लास के लिए, कि इनको अनुभव करना है, ये महसूस करना है कि ज्ञान के बिना शक्ति नहीं आती, नो पावर विदाउट नॉलेज। कि श्रमिकों को यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा, बहुत ठोस तरीके से, दे हैव टू प्रूव कि वे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, वे अधिक कुशल हैं और अधिक कुशलता से शासन कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, भारत के श्रमिकों ने अध्ययन के महत्व को नहीं समझा है। पढ़ने लिखने के, ये मैं अम्बेडकरवादियों को भी कह रहा हूं, गले में माला और विचारों पे ताला नहीं, पढ़ने लिखने के महत्व को नहीं समझा है। सिर्फ श्रमिकों के नेताओं ने यह सीखा है कि उद्योगपतियों को किस किस तरीके से भला गाली दिया जाए, भला बुरा कहा जाए। पढ़ने, क्लास करने, क्लास लेने देने के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। सो ओवरऑल ये पूरा एम्फेसिस क्या है डॉक्टर अम्बेडकर का एम्फेसिस है पॉलिटिकल एक्शन, एजेंडा, प्रोग्राम। कोई भी पार्टी हो, बगैर एजेंडा के, बगैर प्रोग्राम के वोट क्यों देते? एजेंडा और पॉलिटिकल एक्शन इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ इस लेक्चर का। ये मेरा लास्ट पोर्शन है और मुझे लगता है वक्त होने को है, मुझे 30 मिनट में बोलना था। आप देखिए 1936 में अम्बेडकर जाति उन्मूलन पर व्याख्यान देने लाहौर गए, जो व्याख्यान नहीं देना चाहिए, बाद में वो, और 1943 में वो
although he was the member of Executive Council of Viceroy. 36 में जातीय उन्मूलन और 43 में ये वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जिस समय वो ये बात कर रहे थे, आज 2020 में हिम्मत कीजिए, उस समय वो मेंबर थे, मिनिस्टर थे और सरकार के खिलाफ बोल रहे थे वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन होना चाहिए। क्या आज कोई मिनिस्टर ये बात किसी प्रोग्राम में, किसी भी सम्मेलन में जाकर ऐसी बात कह सकता है? ये सोचे जाने। इसलिए डेमोक्रेसी कितना स्ट्रेंथन हुआ है, नहीं हुआ है, ये भी समझे जाने की ज़रूरत है। इसलिए जो मेरी जो राय है कि चाहे वाम पंथ हो, दक्षिण पंथ हो, मध्य पंथ हो, चाहे दलित पंथ हो, जो भी व्यक्ति जिस भी पंथ का हो या विचारक हो, डॉक्टर अंबेडकर के को अगर आप सिर्फ दलित मुक्ति, सिर्फ जाति के प्रश्न को से जोड़ कर देखते हैं तो ये आपको ये लेक्चर जरूर पढ़ना चाहिए। ये पढ़ना चाहिए, अंबेडकर के राइटिंग को पढ़ना चाहिए। वैसे ये बात समझे जाने की, अगर पूरा आप एनालिसिस करेंगे जो किसान और मजदूरों को लेकर जो अंबेडकर और भी उनके लेक्चर्स और राइटिंग्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो बात लेनिन रशिया में कर रहे थे, जो बात माओ चाइना में कर रहे थे किसान और मजदूरों के सवाल पर, शायद लगता है डॉक्टर अंबेडकर भारत में वही एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे थे। शायद जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे उनके साथ मतभेद, और चाहे भारत की जो सामाजिक जो ताने बाने हैं उसको समझने में, संस्कृतियों के लेयर्स को समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। अदरवाइज अगर उस समय वामपंथ, अगर लेफ्ट मूवमेंट अंबेडकर के इन आइडियाज़ को अगर कोऑप्ट करते और समझ लिए रहते जाति और अस्पृश्यता के सवाल को, तो शायद भारत में भी एक और क्रांति हो चुकी होती। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, और बी सेफ। कोरोना का संकट है तो सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू, शुक्रिया।